प्यारे बच्चों, 14 तारीख को इतिहास विषय का आपका एग्जाम होने वाला है और उसके लिए जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है। उन्हीं सभी प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन के लिंक पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से लेके 7 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो ऑफिशियल जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। इस बार के लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों को वीडियो शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कॉर्नियन क्रिस्टल, सेलखड़ी, तांबा, जैस्पर, कॉटजर, शंख पत्थर, कांस्य और सोना जैसी धातु का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताए जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं सोतुरघई और धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों थे? तो यह था मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि। हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो जो आपका है हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। किस पूरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदाड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी? तो ये हुआ था पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। हड़प्पाई लिपि की 2 विशेषताएं बताएं। तो पहला है हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। और दूसरा है यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है। चन्हू दड़ों के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम लिखे। तो चन्हू दड़ों के लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये किए थे गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। मेगास्थनीज कौन था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत। यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान। भूदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की किस पुत्री के नाम से मिला है? तो प्रभावती गुप्त के नाम से। किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया? तो ये लगाया था कुषाण शासकों ने। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। तीसरा चैप्टर है महाकाव्य से आप क्या समझते हो? तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत।
गोत्र को परिभाषित करें। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? तो विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है। स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है। मनुस्मृति का दो महत्व लिखिए। तो पहला, यह तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीतियों का वर्णन देता है और दूसरा, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है। पांचवा है, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए तथा जाति शब्द का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। अंतर्विवाह से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो भरत मुनि। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। तो महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह है। यह बहुपतित्व मतलब कई पतियों वाली महिला की प्रथा का एक उदाहरण है जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो वेद पढ़ना और पढ़ाना और दूसरा यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो महाभारत। चौथा चैप्टर है आपका। पहला क्वेश्चन, जैन शब्द का क्या अर्थ है? तो जैन शब्द मतलब जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। मतलब जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला हुआ जिसका अर्थ होता है विजेता। स्तूप क्या है? तो स्तूप का अर्थ टीला, ढेर, थूहा होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1540 ईस्वी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह प्रथम उपदेश ही की घटना ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। 5वां चैप्टर, अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? तो किताबुल हिंद। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो दिल्ली का काजी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी आया था गजनवी के साथ। जॉन बेस्टियर टैवर्नियर पेशे से क्या था? तो ये जौहरी था। जॉन बेस्टियर टैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? तो 6 बार। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? तो फ्रांसिस बर्नियर ने। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी? तो 2 प्रकार के फसलों की खेती की जाती थी, रबी और खरीफ। उलुक किसे कहा जाता है? तो अश्व डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था। 6ठा चैप्टर, सगुन भक्ति परंपरा क्या है? तो शिव, विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त
रूप में पूजा की जाती है, सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? तो निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवार और नयनार संत थे। किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है? तो नल ईरा दिव्य प्रबंधम। दो भक्ति स्त्री संतों के नाम बताइए। तो अंडाल और कराईकाल मैयार। भक्ति के निर्गुण धारा के दो संतों के नाम बताइए। कबीर और नानक। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की? तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। खानका क्या है? तो सूफी संतों के निवास स्थल को खानका कहते हैं। खालसा पंथ की नींव किसने डाली? सिखों के 5 प्रतीक क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। इनके 5 प्रतीक है केस, कृपान, कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा। 7वां चैप्टर, हम्पी के भगवाशेषों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अभियंता और पुराविद कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भगवाशेषों 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। इस्लामिक स्थापत्य शैली की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो पहला विशाल प्रवेश द्वार, फिर है दूसरा मेहराब, तीसरा गुंबद। डोमिगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो कृष्णदेव राय। सीजर फेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो सदाशिव राय। फारस यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो देवराय द्वितीय। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। अठवन का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग। तो ये थे चैप्टर 1 से 7 तक के अति लघुतरीय प्रश्न जो JCERT द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 तक के बाद के मतलब चैप्टर 8 से आगे के अति लघुतरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।